बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के पॉइजन्स को याद करने का तरीका बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। तो आपको पता है कि स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में बहुत सारे पॉइजन्स हैं, लेकिन सारे पॉइजन याद नहीं करने हैं, बल्कि सिर्फ 10 से 12 पॉइजन को अच्छे तरीके से याद करना है, जो कि मेजर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वो 12 मेजर पॉइजन कौन कौन से हैं, तो आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि शायद में भी आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हो। तो वो 12 से 13 पॉइजन कौन कौन से हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मिनरल एसिड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर आप आते हो हाइड्रोसियानिक एसिड को, वैसे हम मेजर वाली कैटेगरी के अंदर डालते नहीं हैं, लेकिन इसको छोड़ो। इसको फिर आर्सेनिक है, यहाँ से लेड आ जाएगा। ओके, और वेजिटेबल इरिटेंट में कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्नेक्स पॉइजनिंग ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्कोहल है, ये इंपॉर्टेंट है। धतूरा वाली पॉइजनिंग ये इंपॉर्टेंट होती है। कोकेन है, ओपियाइड्स है, कैनाबिस इंडिका है, स्ट्राइचिन होती है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ से पैरासीटामोल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑर्गेनोफॉस्फेट इंपॉर्टेंट है। तो ये 12 से 13 पॉइजन हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, अब इन पॉइजन को याद किस तरह से करना है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट कहती है कि हमें याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइजन के साइन सिम्टम बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनको याद करना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले आपने 12 पॉइजन को याद करना है और बाकी पॉइजन को याद नहीं करना। उन 12 पॉइजन में भी आपने हर पॉइजन की कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग को याद रखना है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होती है, मैं आपको हर पॉइजन की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग बताना शुरू कर देता हूँ। जैसे H2SO4 की कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ये है कि इसकी वजह से जो टिश्यू की डिस्कलरेशन होती है वो हो जाती है ब्राउनिश या ब्लैक, और जो वॉमिट होती है वो भी ब्राउनिश और ब्लैक रंग की होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। इसके अलावा ये ऑयल और विट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड का अगर कोई MCQ आ जाए तो इसके अंदर येलो डिस्कलरेशन होती है, HCl के अंदर कोई डिस्कलरेशन नहीं होती। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर जो स्पेसिफिक पॉइंट आता है वो इसकी वॉमिटिंग का आता है, जिसको बोलते हैं ब्लैकिश कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। और इसकी एक क्रिस्टेनियन सेइंग है, ये आपने याद रखनी है, जो इसके लिए स्पेसिफिक होती है। अगर आप इसकी बात करते हो कार्बोलिक एसिड की, तो कार्बोल यूरिया हो जाता है। कार्बोल यूरिया को आपने स्पेसिफिक याद कर लेना है। वो क्रोनोसिस जैसे फिनॉल में देखने को मिलती है और किसी चीज़ में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, हाइड्रोसियानिक एसिड की पॉइजनिंग की वजह से यहाँ पर एक चीज़ होगी जिसको बोलते हैं वैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है उस वाले में, जब हम साइनाइड पॉइजनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जो पीटर आलमंड वाली स्मेल होती है वो इसी की तो होती है, हाइड्रोसियानिक एसिड की। ठीक हो गया। फास्फोरस के बारे में ये प्रॉपर्टी है कि ये लुमिनस होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है। ओके, आयोडीन है, आयोडीन का अपने टिंचर से याद रख लेना, टिंचर में मौजूद होता है। ठीक हो गया। ओके, और इसकी वजह से एक ट्रॉम होता है जिसको बोलते हैं आयोडिज्म, ये हो सकता है। आर्सेनिक के वजह से जो उसकी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती है वो क्रॉनिक वाली आ जाती है। क्रॉनिक के अंदर आपने मी लाइन का पढ़ना है। क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग और दूसरा थेलियम, इन दोनों के अंदर मी लाइन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो मर्करी होती है, मर्करी के अंदर जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन ग्रेइश वाइट हो जाती है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉनिक फाइंडिंग में एरिथ्रिज्म है, मर्क्यूरिया लेंटिस है। लेड के अंदर जो पंक्टेट बेजोफिलिया, ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब हर पॉइजन की आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग तैयार करनी होती है, उसी से आप इसका पता चलाते हो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट को कवर कर लेते हैं, जिनसे आपकी थोड़ी बहुत स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी की रिवीजन हो जाएगी। तो आप इन पॉइंट्स को अपनी किताब के ऊपर लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ओके, तो आपको पता है कि कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जो सेरिब्रल कैटेगरी में आते हैं। तो सेरिब्रल कैटेगरी में जो पॉइजन्स आते हैं उनके नाम आपको आते होंगे। सेरिब्रल कैटेगरी में जो पॉइजन आते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं मजीद। सोमनीफेरस होते हैं, कुछ होते हैं इनएब्रिएंट होते हैं, और कुछ होते हैं डिलीरियंट होते हैं। जो सोमनीफेरस कैटेगरी वाले पॉइजन होते हैं ये एनाल्जेसिया और स्लीप प्रोड्यूस कर देते हैं। जो इनएब्रिएंट पॉइजन होते हैं ये शुरू में एक्साइटमेंट और इसके बाद नारकोसिस करवा देती है, जिसको हम कोमा कह सकते हैं। और इसके बाद डिलीरियंट पॉइजन है जो कन्फ्यूजन वाली स्टेट को क्रिएट कर लेते हैं। जो सोमनीफेरस पॉइजन के अंदर टिपिकल जो आता है वो बारबिचुरेट और आता है ओपिएट्स या ओपीएम आ जाता है। इन इनएब्रिएंट वाली कैटेगरी के अंदर जो क्लासिकल इनएब्रिएंट पॉइजन है वो अल्कोहल होता है। ठीक हो गया। और जो हाइड्रोकार्बन वाली कैटेगरी के अंदर कैरोसिन है। और तीसरी तरफ एक और चीज़ भी आती है, वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। और लास्ट है डिलीरियंट। डिलीरियंट वाली कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें आ जाती है वो आ जाती है CCD। सी से कोकेन,
सी से कैनाबिस इंडिका और डी से धतूरा। तो ये सेरिब्रल पॉइजन है। जबकि स्पाइनल पॉइजन के अंदर एक ही नाम आपने याद रखना है, वो है स्ट्राइचनिन। ठीक हो गया, स्ट्राइचनिन। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो पॉइजन काम करते हैं, उसके अंदर सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, डिटेल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यूनियम है और क्यूरारी है, ये जिसको हम बॉचुलिनम टॉक्सिन वगैरह इस तरह से कुछ हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस के ऊपर जो काम करते हैं, स्पेसिफिकली हार्ट के ऊपर जो काम करते हैं, वो एकोनाइट होती है, डिजिटालिस होता है, निकोटीन होती है, ओलिएंडर होता है। ओके। इसके बाद जो एस्फिक्सिएंट पॉइजन होते हैं, एस्फिक्सिएंट के अंदर आपको पता है कि एस्फिक्सिएंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, H2S आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक हो गया। ओके। तो ये चीज़ आपने पढ़ लिया कि कुछ पॉइजन्स के नाम, इंपॉर्टेंट पॉइजन्स के नाम के किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी तरह आप हमारे पॉइजन वाले जो स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी वाला फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर हर पॉइजन की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, आप उसको भी ज़रूर तैयार कर लेना। अब एक और चीज़ आ जाती है एग्जाम में, कि कभी कभार एग्जाम में सवाल आ जाता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर 3 चीज़ें होती है, तो कितने पार्ट्स के अंदर 3 चीज़ें होती है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर जो एनिमल चारकोल होता है, एनिमल चारकोल 2 पार्ट्स का होता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो 1 पार्ट का होता है, और जो टैनिक एसिड होता है ये भी 1 पार्ट का होता है। ठीक हो गया। तो इनकी कंपोजिशन कभी कभार वाइवा में या एमसीक्यूज में आ जाती है, इसको देख लेना आप। ओके। इसके बाद आपका पता है कि आपने हर पॉइजन की जो ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर किसी के एंटीडोट्स भी होते हैं। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट कौन सा होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट होता है एट्रोपिन। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट का होता है एट्रोपिन। ठीक हो गया। ओके। साइनाइड का जो होता है, साइनाइड को ट्रीट करने के लिए हम जो देते हैं वो सोडियम नाइट्राइट देते हैं, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम थायोसल्फेट देते हैं और अमाइल नाइट्रेट देते हैं। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको सही तरह समझ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये किस तरह से देते हैं। इसी तरह जो साइनाइड की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए हम हाइड्रोक्सो कोबालामीन भी देते हैं, हाइड्रोक्सो कोबाल अमीन भी देते हैं। ओके। डाइजॉक्सिन है, डाइजॉक्सिन को रिवर्स करने के लिए हम टीजी बाइंड अप्लाई करते हैं। पैरासीटामोल या पैनाडोल को रिवर्स करने के लिए हम एनेसिटाइल सिस्टीन अप्लाई करते हैं। थियोफाइलिन को मिनिमाइज या ओवरकम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, जिसमें एस्मोलोल और प्रोपेनोलोल आ जाते हैं, एस्मोलोल प्लस प्रोपेनोलोल आ जाते हैं। लेड की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए हम EDTA यूज़ करते हैं। ओके। कॉपर के लिए हम पेनिसिल अमीन यूज़ करते हैं, पेनिसिलिनी पेनिसिलमीन। ओके। बेंजोडाइजेपिन के लिए हम फ्लोमाजेनिल यूज़ करते हैं। थीलियम को रिवर्स करने के लिए हम प्रूशियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। आइसोनियाजोइड को रिवर्स करने के लिए हम पिरोडॉक्सिन का यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर के लिए हम ग्लूकागोन यूज़ करते हैं। मेथनॉल को रिवर्स करने के लिए हम फोमिपेजोल या एथेनॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये आ जाते हैं एंटीडोट वाली कैटेगरी। इसी तरह हर पॉइजन के कुछ ना कुछ पार्टिकुलर ऑर्डर आती है, पार्टिकुलर स्मेल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर या लिविंग सब्जेक्ट है तो उसके अंदर फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिले, तो फ्रूटी ऑर्डर होता है एथेनॉल का। ओके। जो फिनोलिक ऑर्डर होता है ये होता है कार्बोलिक एसिड का, जिसको फिनोली बोल देते हैं। अगर रोटन एग वाली बू आ रही है तो ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। अगर फिशी ऑर्डर आ रही है तो ये आती है जिंक की। अगर कड़वे बादाम वाली आ रही है, बीटर आलमंड है, तो वो होती है, हम कह सकते हैं बीटर आलमंड होती है किसकी? साइनाइड की होती है। ओके। अगर बर्ंट रॉब की आ रही है तो वो आती है कैनाबस की, को इंडिकेट करती है। अगर गार्लिक लाइक ऑर्डर है तो ये आती है आर्सेनिक के अंदर, ये आती है फास्फोरस के अंदर, ये आती है थेलियम के अंदर। ठीक हो गया। तो ये आप जो ऑर्डर होती है आप इससे डायग्नोस कर सकते हो कि ये कौन सा पॉइजन था। ओके। इसके बाद आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आप वॉमिट को देखने के बाद आप पॉइजन का पता चला सकते हो। तो वॉमिट से कैसे होती है? अगर वॉमिट ब्लैक रंग की है या ब्राउनिश रंग की है तो वो इंडिकेट करती है H2SO4 की। ओके। अगर वो येलो रंग की है तो वो इंडिकेट करती है HNO3 की पॉइजनिंग को। ठीक है। ओके। अगर वॉमिट होती है ग्रेइश वाइट तो वो इंडिकेट करती है मरकरी को। अगर वॉमिट कॉफ़ी ग्राउंड है तो कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिट देखने को मिलती है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। अगर वॉमिट लुमिनस है
तो वो हमें देखने को मिलती है फास्फोरस के अंदर। ठीक हो गया, तो आप वॉमिटिंग से भी पता चला सकते हो कि कौन सा पॉइजन था। ओके, आप स्किन को भी देखने के बाद पता चला सकते हो कि वो कौन सा पॉइजन था, कौन सी पॉइजनिंग थी। फॉर एग्जांपल, अगर जो सिनेरियो के अंदर लिखा हुआ है ड्राई फ्लैश स्किन, तो सिक्रीशन किसकी वजह से स्टॉप हो जाती है? जब आप पैरासिम्पैथेटिक को एंटागोनाइज करते हो, और पैरासिम्पैथेटिक को एंटागोनाइज करने वाला जो पॉइजन होता है वो एट्रोपिन होता है। एट्रोपिन मौजूद होता है धतूरा के अंदर। लेकिन अगर सिक्रीशन हॉट है, ठीक है, फ्लश्ड स्किन है, ठीक है, वार्म है, स्वेटिंग हो रही है, तो उसका मतलब किसकी पॉइजनिंग है? ऑर्गेनो फास्फेट की पॉइजनिंग हो गया। ओके, ऑर्गेनो फास्फेट की पॉइजनिंग हो गया। इसके अलावा आप प्यूपिल को देखने के बाद भी डिसाइड कर सकते हो कि ये किस पॉइजनिंग हुई हुई है। जैसे पिन पॉइंट प्यूपिल होता है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट में भी आ जाता है, ओपिएट्स में भी आना शुरू हो जाता है। अगर प्यूपिल डायलेटेड है, स्लगिश रिस्पॉन्स है, तो वो एम्फीटामिन की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर देता है। ओके, इसके अलावा आप करेक्टरिस्टिक सिम्टम को यूज़ करते हुए जो क्रॉनिक पॉइजनिंग में आना शुरू हो जाती है। ओके, जैसे जो स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, एक स्पेसिफिक लाइन होती है जिनको बोलते हैं मी लाइन। मी लाइन आती है क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। ओके, तो जो मी लाइन होती है क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में और थेलिया में आना शुरू हो जाती है। ओके, इसके अलावा जो मर्क्यूरियल ट्रेमर्स होते हैं, ये मर्क्यूरियल ट्रेमर्स क्रॉनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं। फोसीजा, फोसीजा क्रॉनिक फास्फोरस पॉइजनिंग में होता है। रन आ मॉक, ये क्रॉनिक कैनाबिस इंडिका की पॉइजनिंग में होता है। डिलीरियम ट्रीमेंस, ये आपको क्रॉनिक अल्कोहल की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। इसी तरह वर्निकीज एंसेफेलोपैथी, ये भी इसी में हो जाती है। फेशियल पैलर विद पंक्टेट बेजोफिलिया, पंक्टेट बेजोफिलिया, ये आपको क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। ओके, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। जो कोकेन बग्स होते हैं या टैक्टाइल हेलोसिनेशंस होती है, ये आपका क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ठीक हो गया, तो आप इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है आप उसको नोट कर लोगे तो आपको याद करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि जो आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग कौन सा है, आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग जिससे आप किल कर सकते हो, मर्डर कर सकते हो, तो जो आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग होता है तो वो थीलियम होते हैं, कुछ फ्लोराइड कंपाउंड्स होते हैं जो कि आइडियल होमिसाइड होते हैं, आइडियली। लेकिन जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, कॉमनली, तो उसके अंदर कॉमनली यूज किए जाते हैं उसमें आर्सेनिक होता है और एकोनाइट होता है। ठीक हो गया, कॉमनली यूज्ड सुसाइडल एजेंट, कौन से सुसाइडल एजेंट यूज किए जाते हैं? तो उसके अंदर ओपियाइड्स यूज़ किए जाते हैं, बारबिचुरेट यूज़ की जाती है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस यूज़ की जाती है। वो कौन सा पॉइजन है जो कॉलेरा को रिजेंबल करता है? तो कॉलेरा को रिजेंबल करने वाला जो पॉइजन होता है वो होता है आर्सेनिक। इसका आपने डिफरेंस तैयार कर लेना है। वो कौन सा पॉइजन है जो टेटनस को रिजेंबल करता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है आपको, तो वो होता है स्ट्राइचनिन। इसमें भी मसाला कट जाते हैं। तो वो कौन सा पॉइजन है जो नेचुरल डेथ को रिजेंबल करता है? वैसे मेजोरिटी होता है पॉइजन इस फैमिली में आ जाती है, लेकिन नेचुरल डेथ को रिजेंबल करने वाला जो पॉइजन होता है वो होता है थेलियम। और वो कौन सा पॉइजन होता है जो फीडिंग मीजल्स को रिजेंबल करता है कि मीजल्स फीड हो रहा है? तो वो आता है आर्सेनिक, क्योंकि इसमें स्किन की एबनॉर्मेलिटीज आना शुरू हो जाती है। और वो कौन सा पॉइजन है जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस को रिजेंबल करता है? तो वो आता है बाई नाइट्रो कंपाउंड्स। वैसे ही आपने करने नहीं है, लेकिन वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, बाई नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, अब आपको मैं बता चुका हूँ कि जो पिन पॉइंट पीपल होता है वो किस में आता है? पिन पॉइंट पीपल आता है ओपियाइड्स में। ठीक है, ओपियाइड में चेरी रेड म्यूकुला या चेरी रेड म्यूकुजा, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कीटोन बॉडीज है, कीटो एसिडोसिस है, तो वो किसको इंडिकेट करता है? एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया। ओके, तो ये आपने देख लेना है पॉइजनिंग वाला। आपको मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए पॉइजन्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हर पॉइजन की एक स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है, उसको याद कर लो, बाकियों को अपनी तरफ से भी लिख दो तो खैर होती है। ठीक है,
आपको जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए इस वीडियो के अंदर, अगर आप इसको नोट कर लोगे अपनी बुक के ऊपर या अपनी नोटबुक के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।